अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। जो बजट वफाकी हुकूमत ने पेश किया उसमें कमोबेश 1500 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए गए और उसकी वजह से मुख्तलिफ शोबों की तरफ से रद्दअमल भी सामने आ रहा है। इसमें जो हम जिक्र करेंगे आज के एटलीस्ट पहले सेगमेंट में कि गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स ये दावा कर रही है कि वो ऐसे शोबों को जिससे टैक्स या तो वसूल किया नहीं जाता या वो टैक्स नेट में नहीं है, उनको टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है? और इससे पहले भी वज़ीर आज़म साहब भी ये कहते रहे हैं कि जितनी भी होली काउज या मुकद्दस गायें हैं जिनको इससे पहले नहीं छेड़ा गया, उनको भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? इस पर बात करने से पहले आई थिंक इम्पोर्टेंट जो गवर्नमेंट ने एक काम किया है कि एक जिस तरह रियल स्टेट का शोबा है वहाँ पर कहा जाता है कि अरबों रुपए आमतौर पर ये कहा जाता है कि इनफॉर्मल इकॉनमी कह लें, ब्लैक मनी कह लें, वहाँ पर लोग पार्क कर देते हैं और उसका प्रोडक्टिव यूज़ नहीं है। तो उसके हवाले से कम FBR अब ये कह रही है कि जो एक मार्केट की जो प्राइस होती है जिस पर एवेलुएट करते हैं कि कितना टैक्स देना चाहिए खरीदार को या जो बेचने वाला है, अब उसको वो ये कह रहे हैं कि उसको मार्केट की जो डिटर्मिन करेंगे वो 90% तक लेकर के जा रहे हैं। डू यू थिंक दिस इज द राइट स्टेप और इससे फर्क पड़ेगा? मतलब वो जो हम कहते हैं कि उस एरिया में पहले जा नहीं रही जो गवर्नमेंट, एटलीस्ट उस एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं। कामरान, पाकिस्तान में जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो कानूनी तौर पर जायज़ है। ये मैं बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ये 90% का क्या मतलब होता है? आपने एक प्लॉट 1 करोड़ रुपए का खरीदा और हुकूमत कह रही है कि 90 लाख रुपए के ऊपर आप मुझे टैक्स दे दो और जो बाकी 10 लाख है वो किधर है? उसका कोई हिसाब नहीं है। ये तो अभी नया प्रपोजल है। इससे पहले 75% है, वो 75% है कि 1 करोड़ का प्लॉट है। इसमें इशू क्या है? 75 लाख पे टैक्स देना होता है। इसमें इशू क्या है? पाकिस्तान में 3 जो है वो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं। एक जो एक्चुअल रेट है जिसको मार्केट वैल्यू कहा जाता है, एक वो रेट है जो आप जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हो, जो FBR डिटरमिन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जिनको कहा जाता है। ये जो FBR का रेट है मार्केट रेट से इस वक्त कोई 25% ऑन एन एवरेज कम है। एक तीसरा रेट है डिप्टी कलेक्टर का, जो कि प्रोविंशियल रेट होता है जिसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं। जो DC रेट होता है वो मार्केट से आधा है। जो FBR का रेट है वो उसका मार्केट से 3/4 है। एक्चुअल मार्केट है आपकी उससे कहीं ज़्यादा। तो ये जो इस तरह की डिस्टिंक्शंस क्रिएट की जाती हैं माशरे के अंदर, उसे पाकिस्तान में ब्लैक इकॉनमी को फ़रोग हुआ। स्पेशल आपको एक टैक्स हेवन्स पाकिस्तान में जैसे पाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया, जिनको जम कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उनके ऊपर आज भी एक स्पेशल टैक्स ट्रीटमेंट है। फैक्ट्री फाटा में लगती है कागज़ों में, उसका जो शायद फैक्ट्री वहाँ पे मौजूद भी है, उसकी जो सेल्स हैं वो सेंट्रल पाकिस्तान में फ़रोग होती हैं। तो ये सारी वो चीज़ें जिसकी वजह से मुल्क के अंदर ब्लैक इकॉनमी को, इनफॉर्मल इकॉनमी दोनों को फ़रोग मिल रहा है। FBR का ये प्रपोजल इस दफ़ा 2 आए हैं और दोनों से ये बात कंफर्म हो जाती है कि FBR नहीं चाहता, हुकूमत पाकिस्तान नहीं चाहती कि पाकिस्तान में जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसका जो साइज़ है वो कम हो। प्रपोजल उनका ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जिसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट विद होल्डिंग टैक्सेस इकट्ठे करती है, उसका इस वक्त जो एग्जिस्टिंग रेट है वो 75% ऑन एन एवरेज है, जिसका भी हमने जिक्र किया, उसको 90% कर दिया जाए। तो 90 पे कर देंगे, इनका ख्याल है कि हमें उससे 30 अरब रुपया इजाफी आएगा। दूसरा प्रपोजल विच इज़ मोर इंटरेस्टिंग, जो पहले कैटेगरी होती थी फाइलर की और एक नॉन फाइलर की होती थी। नॉन फाइलर की कैटेगरी खुद वजीर खजाना हर इंटरव्यू में इतराफ कर चुके नहीं होने चाहिए, उनके अंदर इतनी जरूरत नहीं है, वजीर खजाना के अंदर इतनी जरूरत नहीं है इतराफ करने के बावजूद कि वो नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर सकें। उनका इतराफ एक तरफ, एक और नया काम उन्होंने कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी बजट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दी जिसका नाम है लेट फाइलर्स की। फाइलर का रेट अगर 3% है, नॉन फाइलर का रेट अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज के ऊपर 12% है, तो आप लेट फाइलर को कहते हो कि आप ना 3 दो फाइलर का, ना नॉन फाइलर का 12 दो, आप बीच का 6 या 8% रेट दे के कोई भी एसेट खरीद के कम टैक्स रेट के ऊपर उसको क्लियर करो। ये कौन सा मुल्क है? ये क्या मजाक हो रहा है पाकिस्तान के साथ? तो ये जो इस तरह की जब चीजें होती हैं उसकी वजह से ब्लैक और इनफॉर्मल इकॉनमी बढ़ेगी। मेरा ख्याल है कि वज़ीर ख़जाना साहब को इस बात को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने लेट फाइलर की कैटेगरी क्यों इंट्रोड्यूस करवाई। पहले ये हुकूमत और जो हमारी इकॉनमी है 2013 में जो इंट्रोड्यूस हुई थी या 2014 में नॉन फाइलर की कैटेगरी, उससे नहीं संभल पा रही, उसको इन्होंने प्यूनिटिव कर दिया, उसके रेट्स बढ़ा दिए नॉन फाइलर के और साथ ही लेट फाइलर इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये जो प्रॉपर्टी या रियल स्टेट का काम है, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर भी इवन बड़े शहरों में मतलब अरबों की लेन देन होती है।
क्या FBR या कोई भी जो इदारा है, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंसी आप ले आएं और जो एक्चुअल मसलन मैं आपसे एक घर खरीद रहा हूं या प्लॉट खरीद रहा हूं और कोई ऐसा निज़ाम हो कि जो एक्चुअल मुझे वो शो करना पड़े कि जी आपने 2 करोड़ का मुझे बेचा है, उसकी एक थ्रू प्रॉपर चैनल ट्रांजैक्शन हुई है, कोई अंडरहैंड डीलिंग नहीं हुई, कागजों में मैंने कुछ और लिखा है, एक्चुअल प्राइस कुछ और है। बेहतर नहीं है कि हम इस निज़ाम को बेहतर करें कि जो चोर दरवाज़ा जो खरीदार है और जो बेचने वाला है वो आपस में तय कर लेते हैं, प्लॉट 5 करोड़ का है, शो करते हैं जी 50 लाख का और उसके ऊपर वो कर लेते हैं। तो ऐसा निज़ाम नहीं, इतनी बड़ी सारे निज़ाम को काम इसको रेगुलेट करें, एक सारे निज़ाम मैं कह रहा हूं कि मुमकिन है कर दें ना आप। एक सिंपल काम करें, नॉन फाइलर की कैटेगरी खत्म कर दें। लेट फाइलर आपने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, नॉन फाइलर भी PMLN की गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया था। इन दोनों कैटेगरीज को खत्म करें। फाइलर की एक कैटेगरी हो जो नहीं फाइल करता, वो इलीगैलिटी है, उसको जाके पेनलाइज करें। नंबर 2, ये जो DC रेट है सूबों का और फेडरल गवर्नमेंट का जो FBR की वैल्यूएशन, इसको खत्म करें और फेयर मार्केट के ऊपर टैक्सेस में क्या प्रॉब्लम है? इसमें कोई रॉकेट साइंस है? हम चाहते नहीं है, हम दबाव के अंदर आके काम करते हैं। यही वजह है कि जिस किस्म का बजट दिया गया, मैं कहा 2 लाइनें मैं बोलता हूँ। आज फिर सेनेट स्टैंडिंग कमेटी और फाइनेंस की मीटिंग थी और हर साल इसमें हमारी बड़ी लर्निंग होती है, चीज़ों का पता चलता है। पाकिस्तान की हुकूमत का ये गालबन वाहिद बजट होगा जिसको हुकूमत पाकिस्तान खुद सपोर्ट नहीं कर पा रही। कोई अभी तक सामने आके खुल के नहीं कह सकता कि मैंने बड़ा अच्छा बजट दिया है और इस बजट से ये फ़वाइद हासिल हो जाएंगे। जो ये बात कहते हैं उसके पीछे कोई वजन नहीं होता। ये जो बजट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर मंजूर नहीं हो सकता। ये जो बजट है PMLN के अपने वोट्स के बगैर मंजूर नहीं हो सकता। अभी मैं जो 2 स्टेटमेंट्स कोट करने लगा हूं, ये है तो सेनेटर्स जिनका वोट काउंट नहीं होगा, बट एक PMLN के सेनेटर की स्टेटमेंट और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंटीमेंट्स को जो पार्टीज के अंदर क्या चल रहा है। सेनेटर अनुषा रहमान PMLN की हैं, मिनिस्टर भी रही हैं, जो पार्टी लीडरशिप उनके बड़े करीब है। उनकी ये स्टेटमेंट है कि हुकूमत ने माँ के पेट से जो बच्चा निकल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। जो बच्चों का दूध है उसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया GST 18%, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि हुकूमत ने माँ के पेट से जो बच्चा निकल रहा है उसके ऊपर टैक्स लगा, जिसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर का ख्याल है ये मिडिल और अपर मिडिल क्लास जो है इस्तेमाल करती है, उनके पास तो पैसा है। दूसरी जो स्टेटमेंट आई है वो सेनेटर फारूक एच नाइक, जिनका हमने कल भी जिक्र किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया FBR से कि ये आपने कैसे टैक्सेस लगाए, उन्होंने बताया जी कि IMF ने कहा कि जब तक ये एग्जम्पशंस खत्म नहीं करोगे आप प्रोग्राम की नेगोशिएशन में एंटर नहीं हो सकते। तो सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि ये पाकिस्तान का बजट नहीं है, ये IMF का बजट है। ये सेंटीमेंट्स है। वोट इनकी पार्टी जो है दोनों उनको ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट है, तो ये IMF का बजट ना, कमिंग फ्रॉम द कोलिशन एंड द गवर्नमेंट साइड ना, ये इंपॉर्टेंट है। IMF का बजट मैं और आप कहें तो IMF का बजट और बात है, खुद हुकूमत की इत्तेहादी जमातें गए। अच्छा, एक और जो बड़ी आज एक अजीब चीज हुई, मतलब किस किस्म की लॉजिक्स दी जाती है जब इस तरह का बेतुका बजट बनाया जाता है। जब सेनेटर्स क्वेश्चन कर रहे थे FBR को कि आपने बच्चों के दूध के ऊपर क्यों टैक्स लगा दिया, तो आमिना फैज भट्टी जो मेंबर IR पॉलिसी हैं, जिनका ये काम है ये टैक्सेशन पॉलिसी, उन्होंने कहा कि बच्चों के दूध के ऊपर इसलिए टैक्स लगाया है ताकि जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को दूध पिला सकें। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में को इनकरेज करना मदर फीड को, ब्रेस्ट फीडिंग का उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया, उसको हम प्रमोट करना चाहते हैं। जिसपे जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, उन्होंने कहा कि आपका काम पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना नहीं, आपका काम टैक्स कलेक्शन है। तो वो लॉजिक दें जो कोई समझ भी सके। इस किस्म की जो है इलॉजिकल बातें जो है, लेकिन अगर वाकई जो FBR है टैक्स लगाते वक्त इतनी दूर सोच रखती है, तो फिर दूसरा जो डब्बे का जो दूध है उसके ऊपर भी अब एग्जाम्पशन खत्म कर दिया, 18% जो है सेल्स टैक्स लगेगा। और आए रोज आपको पता है कि पब्लिक सर्विस जो मैसेजेस गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करती है कि खुला दूध का आप इस्तेमाल ना करें, डब्बे के दूध का इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अगर तो पहली बात उनकी मान ली जाए कि मदर फीड को प्रमोट करने के लिए टैक्स लगाया, तो दूसरा इसका मतलब है कि डब्बे के दूध के ऊपर GST लगा के आप ये कह रहे हैं, लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि आप खुला दूध इस्तेमाल करें, जो गवर्नमेंट खुद कहती है कि मुजरे सेहत है। मैंने ये बोला ना कि इस बजट की कोई सर कोई पैर नहीं आपको नजर आ रहा। इसके ऊपर भी काफी डिस्कशन है कि आप क्यों पैकेज मिल्क को प्रमोट कर रहे हैं, जब वहां पर ये बात है जी कंज्यूमर्स ने पे करना, कौन से कंपनीज ने देना है।
एक जो चीज बहुत खुल के सामने और पहले भी थी, एफपीआर के जो लोग बजट मेकिंग के प्रोसेस में है उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, जो सबसे एक तशवीशनाक बात है, उनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो क्या बात करते हैं, क्या लॉजिक देते हैं। अभी मदर फीडिंग की बात हमने कर ली, बच्चे के दूध के ऊपर आपने इसलिए टैक्स लगा दिया कि जो माएँ वो जो मदर फीडिंग करे, वो जो माएँ होती हैं वो मजबूर होती हैं किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से वो फीड नहीं करवा सकती, तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आप ये जाके दूध खरीदें। उसके ऊपर आपने 18% जीएसटी लगा दिया, क्यों? क्योंकि वहां से आपको 20 अरब चाहिए। आपने पैकेज मिल्क के ऊपर 18% जीएसटी लगा दिया, क्यों? आपको 75 अरब रुपए और चाहिए। और जिससे पाकिस्तान में जो कामरान महंगाई होगी, वो जो हुकूमत का हदफ है अगले साल का 12%, वो तो नहीं होने वाला चाहिए। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग है कि अब जो डब्बे का दूध है, आज भी आई थिंक पाकिस्तान की बेशतर जो आबादी है वो दही इलाकों में भी रहती है, इवन शहरों के अंदर भी खुले दूध का इस्तेमाल किया जाता है। डब्बे के दूध के ऊपर प्रोडक्ट तो एक ही है, सिर्फ वो डब्बे में आ रही है, बाकी आप उसको बेशक खुला बेचें। अब जो खुला दूध बेचने वाले हैं उनके ऊपर तो ये सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा, लेकिन जब 18% आप जीएसटी लगाएंगे तो नेचुरली आपको पता है कि मार्केट फिर जब डब्बे वाला दूध महंगा होगा तो खुला दूध भी महंगा होगा, और जो खुला दूध वाला पैसा है वो तो जो आम लोग बेच रहे हैं उनकी जेब में जाएगा, तो उससे बिल्कुल वो एक मतलब महंगाई का एक नया तूफान आएगा। या तो आप डिस्क्रिमिनेट ना करें ना, आप एक पॉलिसी ऐसी बनाएं कि फिर सारों पर वो बेशक वो खुला दूध बेच रहा है या डब्बे में बेच रहा है, एक प्रोडक्ट है ना, आप उस पर भी फिर टैक्स लगाएंगे। फॉर्मल इकोनॉमी से प्रमोट होगी। मैंने एक स्टोरी की थी 2-3-4 दिन पहले, जिसमें मेरी स्टोरी ये थी कि हुकूमत ने 250 अरब रुपए का वाइट बॉम्ब मारा है लोगों के ऊपर। इस वक्त जो पैकेज मिल्क है, जो डिब्बे का दूध है, वो उसकी जो टोटल उसका शेयर है मार्केट का, वो 8% से ज़्यादा नहीं है। मुख्तलिफ एस्टिमेट्स एफबीआर के भी हैं, पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के भी हैं। अगर पाकिस्तान में 100 लीटर दूध बिकता है, जिसमें उसमें 92 लीटर खुला दूध है और 8 लीटर डिब्बे में बिकता है, तो ये जो टैक्स लगा है ये लगा है 8 लीटर के ऊपर, जिससे हुकूमत को इजाफी मिलेगा 75 अरब रुपया। लेकिन चूंकि जब 75 अरब वो जो टैक्स लगा है 18%, जिससे खुद पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के मुताबिक कम से कम 50 रुपए और मैक्सिमम 70 रुपए फी लीटर दूध की कीमत में इजाफा होगा, जो कि 280 रुपए का एक डिब्बा मिलता है ऑन एन एवरेज, 280 290, वो आपका 350-360 पे जा रही है। ये होगी एक चीज। जब ये 360 पे रेट या 350 पे एवरेज ले लो, उसके ऊपर डिब्बे के दूध का रेट चला जाएगा। जो गवाला आपके घर में आके दूध देता है, जो उसे 220 रुपए और एन एवरेज फी लीटर बेच रहा है, उसको मार्जिन कितना मिल गया? उसको कम से कम 130 रुपए का मार्जिन मिल गया। वो क्या करेगा? वो 250 कर देगा। वो 250 रुपए सीधा 30 रुपए फी लीटर बढ़ा देगा, वो उसकी जेब में जाएगा, उसकी जेब में टैक्स नहीं होगा। एक तो सबसे बड़ा जो डेंट है ना, हमेशा जब इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो आप स्टार्ट में बात कर रहे थे, कैसे प्रमोट होती है इनफॉर्मल इकोनॉमी, हुकूमत प्रमोट करती है अपने टैक्स पॉलिसीज की वजह से। ये जो 8% है बचाए, इसको इनकरेज किया जाए, ये 16% हो, और जो इनफॉर्मल सेक्टर उसका साइज कम, ये उसको मार रहे हैं। सेम इज ट्रू फॉर वो जो कल हम बात करते ब्रांडेड शॉप्स की, कि जी अगर आप आइडियाज का या खाड़ी का या किसी भी बड़े ब्रांड का आप जो है एक एस्टेब्लिश ब्रांड का बड़ा नाम भी उसका आप कपड़े खरीदने जाए, उसके ऊपर पहले रेट था 15%, जिसको टैक्स का रेट को बढ़ा कर 18 कर दिया। अब जो ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर कपड़ा बिक रहा है, लेदर बिक रहा है, उसका मार्केट शेयर कितना है? 5%। और जो 95% उससे बाहर बैठा हुआ है, वो कितना टैक्स दे रहा है? 0। तो उसको 18% कर दिया कि जो 5 है वो 4% हो जाए, 3% हो जाए। वो जो 95 बाहर बैठा हुआ है उसको बढ़ा रहे हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन पॉलिसीज में है। इन्होंने अब जो एक फंडामेंटल कामरान, मेरे को इसको वाइंड अप करते हैं, काफी टाइम हो गया। इसहाक डार साहब की जो वजारत थी, उससे काफी लोगों को प्रॉब्लम था, हम भी बड़ा क्रिटिसाइज करते थे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को। लेकिन जो इसहाक डार साहब की रिप्लेसमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर लाएगा, जो इस किस्म का जो बजट दिया गया है, जिसको ना ही पीएमएलएन डिफेंड कर पा रही है, ना हुकूमत एज अ होल डिफेंड कर पा रही है, ना इत्तेहादी जमातें डिफेंड कर, ना ही कोई सेक्टर सामने आके कह रहा है कि बहुत अच्छा बजट दिया गया है। तो हुकूमत को भी एक सोचने की जरूरत है इस बात की कि जिस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसी दी गई है, क्या लोगों के पास ये पूछने का फिर हक नहीं है कि ये कैसी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, ये कैसी इकोनॉमिक गवर्नेंस और ये कैसी हुकूमत है, जो बकौल सेनेटर अनुशा रहमान साहिबा के कि जो बच्चा माँ के पेट से निकल रहा है उसके ऊपर भी टैक्स है। और आज कमेटी के अंदर मजाक में भी बात हुई और सीरियसनेस में भी ये बात की गई। अब सिर्फ एक कबर बाकी रह गई है कि जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगा, और ये बात हम नहीं कर रहे, जो सेनेटर्स जो बजट को डिस्कस कर रहे हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट थी। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बजाय वापस आएंगे तो डिस्कस करेंगे कि कैसे हुकूमत जो सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग की एक पॉलिसी आ रही थी उसको रोक रही है, क्यों पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं किया जा रहा, इस पर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। जी,
ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हालिया सालों के अंदर हमने देखा है कि पाकिस्तान में सोलर जो पैनल्स हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है। लोग अपने घरों पे भी, कमर्शियल भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप सूरज की रोशनी से बिजली बनाते हैं और एक तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है और दूसरा ऑफ कोर्स एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो बिजली के बिल हैं वो भी कम हो सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक जितने भी जो सोलर पैनल्स हैं या उसकी जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो हम ऑफ कोर्स बेशतर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ मगरब से भी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो कई इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान में आकर के वो जो सोलर पैनल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक तरफ हम बात करते हैं क्योंकि 25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है और पूरी दुनिया में अब आपको पता है कि मुतबादिल जो तवानाई के ज़राए हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड विद, आपको पता है कि 4 मौसम है यहाँ पर, ख़ास करके जो सोलर के ज़रिए बिजली प्रोड्यूस करने के बड़े मतलब एक आप कह सकते हैं कि आइडियल उस हवाले से इन्वायरमेंट है। लेकिन मैं हैरान हूँ, मैं आप ही की खबर से पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक सोलर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं। देखिए, एक तो मैंने किसी से सुना था कि 4 मौसम नहीं होते, 12 मौसम होते हैं। आपने 4 कर दिया, आपकी मेहरबानी। देखिए, ये जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है, दिस इज अनदर कॉन्ट्राडिक्शन जो हमारे सिस्टम के अंदर परसिस्ट कर रही है। जो मुख्तलिफ वेस्टेड इंटरेस्ट, वेस्टेड ग्रुप्स विद इन द गवर्नमेंट, आउटसाइड द गवर्नमेंट, जो फिर गवर्नमेंट में प्रेशर डालते हैं, वो काम करें, जिसकी वजह से आपने जो काम करना होता है वो आप कर नहीं पाते। हुकूमत एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की यह ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में जो रीन्यूएबल एनर्जी और ख़ासतौर पर सोलर एनर्जी है उसको प्रमोट किया जाए, और PDM 1 की जो गवर्नमेंट थी उसका ये मेन मोटो था। और जब से PDM 2 की गवर्नमेंट बनी है हम मुसलसल ये बात सुन रहे हैं जी, कभी कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, कभी कोई हो रही है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने गवर्नमेंट को कहा था, रिकमेंड किया था, जिसमें खुद प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं, कि एक सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई जाए। ये कामरान पॉलिसी एक ड्राफ्ट इसका जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ने बनाया, और पिछले कोई साल सवा साल में ये 4 दफ़ा ये जो ड्राफ्ट है वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश हो चुका है और 4 दफ़ा उसकी मंजूरी को डेफर कर दिया गया। लेटली ये जो इसकी मंजूरी के लिए पेश हुआ था, गालबन 13 जून की जो ECC की मीटिंग थी उसमें पेश हुआ, तो उस पर जो पहला ऑब्जेक्शन ये है कि जी हुकूमत क्या मैसेज क्या देना चाह रही है कि सोलर पैनल को उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और सोलर प्रोड्यूस जो एनर्जी है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं या आप उसको डिस्करेज करना चाह रहे हैं। पहले ये फैसला कर लें, फिर आप ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग जो पॉलिसी है इसकी मंजूरी दीजिएगा। मतलब ये इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि एक ऐसा जरिया तवानाई पैदा करने का कि जो कुदरती है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब सूरज से आपने बिजली पैदा करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो फॉसिल फ्यूल्स जो हमारा इंपोर्ट बिल है, सबसे ज़्यादा तो जो तेल और गैस हम इंपोर्ट करते हैं इसकी वजह से हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो क्या इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस है कि एक ऐसा ज़रिया जिससे सस्ती बिजली तवानाई आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और फ्यूचर में ताकि आप अपना शिफ्ट करें फॉसिल फ्यूल से ये रिन्यूएबल एनर्जी का, तो इसमें क्या सोचने वाली इतनी बात? नहीं, सोचने वाली क्या बात है, वो जो आपने LNG लॉबी जो है, जो आपकी डीजल लॉबी है, आपकी जो इंपोर्टेड फ्यूल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, वो उनकी जो भी लॉबीज हैं वो क्यों चाहेंगी कि एक सस्ती बिजली घर में खुद कोई बंदा पैदा करे, खुद ही इस्तेमाल कर ले और उनकी जो महंगी तरीन बिजली है वो ना खरीदे। तो वो जो लॉबीज हैं वो काम कर रही हैं इस पॉलिसी के अगेंस्ट। अब हो क्या रहा है, एक साइनोटेक सोलर कॉरपोरेशन है अमेरिका की, वो पाकिस्तान में सोलर प्लांट्स लगाना चाह रही है, और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है SIFC ने पिछले साल अक्टूबर में कहा था कि ये कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है और ये क्लैरिटी मांग रही है पॉलिसी के ऊपर, आप इनको पॉलिसी क्लैरिटी दीजिए। ये बात है अक्टूबर 2023 की, और आज तक इसके ऊपर हुकूमत क्लैरिटी कंपनी को नहीं दे पा रही। एक तरफ तो हम कहते हैं कि SIFC जो है वो कामयाब नहीं हुई गैर मुल्की सरमायाकारी लाने में, और दूसरी तरफ ये भी देखने की जरूरत है कि SIFC की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिसमें खुद आर्मी चीफ बैठे होते हैं उस मीटिंग के अंदर, और जो SIFC का एपिक्स कमेटी का फैसला होता है वो मिलिट्री और सिविलियन गवर्नमेंट का कंसेंसस फैसला होता है, वो इंप्लीमेंट नहीं कामरान हो पा रहा। तो SIFC कैसे कामयाब हो? जैसे कल के प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट की जो पॉलिसी दी गई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं 4 वज़राए आज़म ने जापानीज इन्वेस्टर्स को और उनके जो एम्बेसडर उनको अश्योर किया कि आपकी पॉलिसी चेंज नहीं, वो चेंज होगी।
तो उस मुल्क में सरमायाकारी कैसे होगी? वो मुल्क क्यों नहीं कर्जों के ऊपर, गैर मुल्की कर्जों के ऊपर? और जिस आप अमेरिकन कंपनी की बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ जो उनका अपना इरादा है कि पाकिस्तान में आके वो एक रीजनल हब बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे सोलर पैनल्स, और पाकिस्तान की जो लोकल ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे बाकी जो खिते के ममालिक हैं। और यही आई थिंक इस तरह का जो मॉडल है, पाकिस्तान जो एक लैक कर रहा है सबसे, अगर इंडिया या चाइना का, अगर आप, बेशक वो बड़े मुल्क हैं, पाकिस्तान छोटा मुल्क नहीं है, इस तरह का हम इंसेंटिवाइज नहीं कर सके कि इधर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं कि लोकल डिमांड्स को भी पूरा करें और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करें। और एक कंपनी अगर आना चाह रही है तो देखिए इसके तीन चार बड़े फायदे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जब सोलर पैनल्स की हो जाएगी तो आपका ऑन एन एवरेज एनुअल जो इंपोर्ट बिल है सोलर पैनल्स अभी जो मंगवा रहे हैं लोग, वो तकरीबन जो इस समरी के अंदर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में नंबर दिया वो $900 मिलियन की वो सेविंग होगी, ऑलमोस्ट $1 बिलियन पर एनम। फिर सस्ते तरीन आपके जो है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड कंजम्पशन हो गया, लोगों की चीखें निकल रही हैं। अभी 570 अरब रुपए का इन्होंने एक और जो है वो बम मारा है लोगों पर बिजली कीमतों में इजाफा करके, जिसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। फिर जो तीसरी बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर मैं जब वो पॉलिसी देख रहा था, ड्राफ्ट पॉलिसी अभी तक जब तक ईसीसी इसको अप्रूव नहीं करती और कैबिनेट इसको एंडोर्स नहीं करती, उसमें इन्होंने कहा जी कि उसकी जो कैपेसिटी टू जनरेट टू मैन्युफैक्चर द प्लांट्स तो कितनी होगी, 1 बिलियन यूनिट्स की कैपेसिटी पहले साल उनको ऐड करना पड़ेगी फॉर्म्स को, फिर उसको 10 बिलियन यूनिट्स तक लेके जाएंगे 10वें साल तक। 10 साल ये पॉलिसी है। जो एक्सपोर्ट्स की आप बात कर रहे थे, तो फर्स्ट ईयर अगर लेट्स से वो 100 अपने पैनल्स बनाते हैं तो पहले साल उनको 10 पैनल एक्सपोर्ट करना पड़ेंगे, दूसरे साल 20 पैनल 100 में से, तीसरे साल 30 पैनल, चौथे साल उसके अंदर जो है वो 40 पैनल, और 5वें साल 50 पैनल 100 में से एक्सपोर्ट करेंगे। और उसके पीछे बैंकेबल गारंटीज होंगी, अगर वो एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उनके टारगेट्स मिस हो जाएंगे मोर देन 20%, तो उनके ऊपर जुर्माने होंगे। एक अच्छी पॉलिसी है ये, सिर्फ हवा में तो बात नहीं हो रही, लोकलाइजेशन भी उनके अंदर उन्होंने रखी हुई है कि कितने आप इसके अंदर जो चीज़ है, जो आप उसके अंदर जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना है वो कितने % आप लोकल इस्तेमाल करोगे, कितना इंपोर्टेड इस्तेमाल करोगे, जिसके बेस के ऊपर उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन सेविंग का नंबर निकाला हुआ है। फिर इनको एक प्रोटेक्शन दी गई है कि अगर आप यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर लेते हैं, आपकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो 15% तक आपको जो इसके अंदर ड्यूटी प्रोटेक्शन होगी। मतलब कंपटीशन जो बाहर से जो आएगा वो चीज़ है कि आप जो चीज़ प्रोड्यूस करें उससे 15% महंगी होगी, ताकि लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोकल ही कंज्यूम हो और फिर एक्सपोर्ट भी हो। इंडिया में ये जो प्रोटेक्शन है वो 30 to 40% है, बट चूंकि कुछ लोगों के मफादात जो है अवाम के मफादात से और हुकूमत पाकिस्तान के मफादात से टकरा रहे हैं, तो फिर पॉलिसी अभी तक उसकी मंजूरी जो है वो रुकी हुई है। चलें यहाँ पे ब्रेक लेंगे, और पॉलिसीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं, जो टैक्सेस की हम की, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ है, लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं ऑब्वियसली बड़े अमीर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं किसी तरीके से हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करें कि इस फैसले को रिवर्स किया जाए। एक मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, हमारे जो नामवर एक्सपोर्टर्स हैं वो किस हद तक कामयाब हो पाए अपने मकसद में, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। हुकूमत ने जहां बाकी सेक्टर्स के ऊपर टैक्स लगाए तो उन पे ऊपर ऑब्वियसली दबाव भी है, तो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी इनकम है उनके ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। लेकिन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले को तब्दील करे, क्योंकि हमेशा वो दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वो जो एक्सपोर्ट्स करते हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान में जो कीमती ज़र मुबादला आता है। तो शहबाज, मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन एक्सपोर्टर्स की कोशिश ऑफ कोर्स वो कर रहे हैं, किस हद तक कामयाब हो पाए हैं? वैसे एक बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आपको क्यों नहीं बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने? आप इतना शोर कर रहे हैं, आपके ऊपर भी टैक्स लगा है, आपके पास ये क्यों प्रिविलेज नहीं है? आप तो एक जर्नलिस्ट भी हैं। क्योंकि हम पाकिस्तान की उस तरह से खिदमत नहीं कर रहे। नहीं, आप क्यों खिदमत नहीं कर रही है? क्या बात? देखें ना, हम तो वो तो यही कहेंगे प्राइम मिनिस्टर के, हम तो बैठ के बस तनकीद करते रहते हैं,
पॉजिटिव पिक्चर भी दिखाते, आप तो नेगेटिव माइंड, वो क्यों करेंगे? नेगेटिव माइंड एक जर्नलिस्ट हो गए ना आप, तो बाकी जो लाखों करोड़ों जो आज भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ उसमें इस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उन्होंने चीन का इतना जबरदस्त कामयाब दौरा किया, लेकिन फिर भी कुछ जो लोग हैं बहुत गलत उसको रंग देने की कोशिश कर रहे थे। शुक्रिया अदा कर रहे थे वो चीन की क़यादत का कि उन्होंने इन तमाम जो मन घड़त प्रोपेगेंडा था उसको उन्होंने डिस्पेल किया। चलिए इसको तो ब्रेक के बाद इस पे डिस्कस करेंगे, लेकिन कमिंग टू योर पॉइंट, चूंकि पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स हैं उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कल मुलाकात हुई वज़ीर आज़म जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई है उसके भी वो मेंबर्स हैं, तो उस चीज़ का उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर से कुर्बत है उनकी उसका उन्होंने एडवांटेज लिया और वो कल उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। उसमें मुतालबा उनका वही कि जो हुकूमत ने बजट में इनके ऊपर जो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का रेट लगा दिया, इनका फिक्स इनकम टैक्स रेट जो है 1% वो ख़त्म करने का तजवीज़ है और 29% इनके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा और उसके ऊपर उनको प्रॉब्लम है। जो फिक्स रेट होता है कामरान, या फिक्स रजीम होता है, उसकी जो टैक्स पेयर है उसके लिए जो सबसे बड़ी उसकी खूबसूरती और हुकूमत के लिए सबसे जो बुरी चीज़ ये होती है कि जो फिक्स्ड इनकम टैक्स रजीम का टैक्स पेयर होता है वो अपना इनकम टैक्स का गोशवारा जमा नहीं करवाता। तो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर जो साल के कुछ 30 अरब डॉलर मुजमी तौर पर कमाते हैं तमाम मिलकर, वो अपनी आमदन के गोशवारे जमा नहीं करवाते। ये है फिक्स टैक्स रजीम जिसके ऊपर सारी तकलीफ हुई है, सारी मुसीबत पड़ी हुई कि हमें अपनी असल आमदन और खर्चे बताने पड़ जाएंगे। तो कल वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई, इनिशियली जो फीडबैक कंसिडर फाइलर ही होते हैं जो बाकी, दे आर नॉट फाइलर्स। नहीं तो जब बाकी हम जो बात कर रहे हैं फाइलर और नॉन फाइलर की डिस्टिंक्शन है, हाँ दे विल तो उसमें फिर उनको probably I don't know but they should be considered फाइलर क्योंकि वो टैक्स पे कर रहे हैं जो भी उनको डिटेल। मुझे अब इसका इतना ज्यादा नॉलेज नहीं, इस पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। प्रॉब्ली वो वन लाइनर कोई स्टेटमेंट या इस तरह की कुछ जमा करवा देते होंगे, मतलब इस तरह की एग्जम्पशन है। मतलब बेशक आप मतलब ये तो किसी को भी नहीं है पर आप फिक्स्ड आपका एक रेट है और आपने रिटर्न नहीं भरनी है। देखिए आपने टैक्स दे दिया, आपने बता दिया कि ये आमदन होगी, वन लाइनर ये आमदन है आपकी और ये उसके ऊपर टैक्स पे खर्चा तो बता रही नहीं आपने, तो आमदन जितनी मर्जी आप उसको कर ले। आपने बेसिक तो ग्रॉस आमदन के ऊपर टैक्स नहीं दे रहे ना, आप ग्रॉस रिसीट के ऊपर दे रहे हो। 30 अरब डॉलर का 1% आपने टैक्स में दे दिया, दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जी इनका जो ओवरऑल इनकी जो चीजें हैं इनका मुतालबा हुई तो प्राइम मिनिस्टर से कि इसको वापस ले लें आप, और इन रिटर्न उनका जी कि जो आप अभी हमसे फिक्स्ड 1% ले रहे हैं उसकी जगह पे आप 1.5% हमसे ले लें और हमें नॉर्मल टैक्स रजीम में मत लेके जाएं। कल तो उसके ऊपर जो अब जराए बता रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला नहीं और वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी दी है फाइनेंस मिनिस्टर को, आप इनके साथ बैठ के इनसे मामला तय कर ले। अब 2-3 किस्म की तजावीज़ सामने आ रही हैं। अगर ये तजावीज़ एक्सेप्ट हो जाती हैं तो जो मैंने कल भी कहा था, जो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो हॉली कॉज को टैक्स करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने जो जानवर हैं उनके दूध और उनके चारे को टैक्स किया है। हॉली कॉज को अभी तक वो टैक्स करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हुई। तो तजावीज़ अगर इस तरह की है कि अगर कोई 1.5% फिक्स टैक्स दे दे, अगर उसकी सालाना उसकी एक्सपोर्ट 3 मिलियन डॉलर या 30 लाख डॉलर है, उससे रिटर्न फाइल नहीं होगा और जो उससे 30 लाख डॉलर से ज़्यादा की एक्सपोर्ट है वो अपना नॉर्मल रजीम में आए, लेकिन उसको 50% टैक्स का क्रेडिट मिल जाएगा या 40 मिल जाएगा, वट एवर जहाँ पे भी डील होती है। तो ये एक इनकी जो है ना रिट्रीट होगी, गवर्नमेंट अपनी शिकस्त एक दफ़ा फिर मानेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत को इस किस्म की कोई इनको रिलैक्सेशन देनी, पर्टिकुलर एट ए टाइम। मैं फिर दोबारा दोहरा देता हूँ ताकि लोगों की याददाश्त में रहे कि एक्सपोर्टर्स ने 11 माह में दिया है 85 अरब 50 करोड़ रुपया टैक्स। आपने, मैंने और मेरे जैसे हम सब जैसे लोगों ने जो अभी तक 11 माह में टैक्स दिया वो 326 अरब रुपए का है। तो अगर हुकूमत ने एक्सपोर्टर्स को ये देनी है फैसिलिटी कि जी वो अपना नाजरीन वो अपने फिक्स रजीम में रहे, अपने गोशवारे जमा ना करें, क्योंकि FBR से उनको प्रॉब्लम है तो मुझे भी फिर FBR से प्रॉब्लम है और मेरे जैसे करोड़ों लोगों को भी FBR से प्रॉब्लम है, उनको भी ये फैसिलिटी देनी चाहिए। कल खुर्रम तारिक जो है प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने उन्होंने ये बात इतराफ़ किया उन्होंने एक मीटिंग में कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ऐसे हैं जिनके प्रॉफिट मार्जिन 10 से 15% है। तो 15% पे आज के रेट के ऊपर जो फिक्स रेट बनता है वो 6% बनता है, 1% नहीं बनता। इशू अभी भी ओपन है, हम इसको फॉलो करते रहेंगे जब तक इस पर हतमी फैसला नहीं हो जाता। ब्रेक लेंगे यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चाइना की जो डिप्लोमेसी है वो आम तौर पर
बाकी ममालिक से मुख्तलिफ है। वो ख़ास करके जहाँ दोस्त ममालिक की बात हो तो बड़ा कॉशियसली चलते हैं। अगर कोई उनको इश्यूज़ भी होंगे तो कभी भी उनको पब्लिकली एम्बेरस नहीं करते। जो भी मामलात होंगे वो कोशिश करेंगे कि बंद कमरे में उन मामलात को उठाया जाए। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की बात करें, देयर इज़ नो डाउट कि एक बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है, दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। चीन का पाकिस्तान ने मुश्किल वक्त में साथ दिया और चीन ने रेसिप्रोकेट भी किया। चीन ने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हों, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ हों, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का बीइंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन अब बज़ाहिर यूं लग रहा है कि जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो चीज़ें बंद कमरों में डिस्कस होती थी, अब चीन शायद उनको पब्लिकली भी कहना शुरू कर दिया है और ये उनकी जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उससे बिल्कुल हट के है। और ये डेवलपमेंट जो लेटेस्ट हुई है वो जो चीन के एक अहम वजीर हैं, उनका नाम है लियू जिनचाओ। ये मिनिस्टर ऑफ द इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। ये पाकिस्तान के दौरे पर थे। कल उन्होंने जो पाकिस्तान और चाइना का एक जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है जिसमें जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है और बाकी जो पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इंटरेक्ट करती हैं, खास करके दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को कैसे आगे बढ़ाया जाए और सी पैक के हवाले से इत्तफाक राय से आगे बढ़ा जाए। 2019 में ये इस्टेब्लिश की गई थी, पहला इजलास हुआ, 2020 में वर्चुअली इजलास हुआ और अब पाकिस्तान में ये इजलास हुआ। और इस इजलास की जो सबसे अहम बात थी कि इसमें तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें, उसमें इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान थे, जमात इस्लामी, MQM, यू नेम इट, एवरीबडी वाज देयर। बिकॉज मेरे ख्याल में ये क्लियर एक मैसेज है कि जहाँ तक चीन के साथ ताल्लुकात की बात है तो दोनों मुल्कों के दरमियान या जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं उनमें आपको एक इत्तफाक राय पाया जाता है। तो इस एतबार से आई थिंक सिग्निफिकेंट था जो उन्होंने बात की वहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ दीज पोलिटिकल पार्टीज के इस मामले के ऊपर सी पैक के ऊपर पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चीन को ये लगता है कि शायद आज भी पाकिस्तान में सी पैक को लेकर के, चाइना की इन्वेस्टमेंट को लेकर के उस तरीके से इत्तेफाक राय नहीं है। ये बात बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से हमेशा बातें होती रही हैं और PTI के टाइम पर खासतौर पर आपको याद हो ये करप्शन और ये सारी चीज़ें हाईलाइट की गई, जिसका चाइनीज साइड ने इनसे बड़ा इस चीज़ को उन्होंने एजिटेट किया कि आप ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे से रिलेशंस के ऊपर। और ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिकन उनकी एक बड़ी दे हैव वेरी क्लोज आई ऑन सी पैक, तो ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की वो उसको क्रिटिसाइज कर रही थी तो मैसेज बड़ा नेगेटिव गया। पर इनिशियली जब सी पैक स्टार्ट हुआ था तो इसको कहा जाता है कि पंजाब का सी पैक है, ईस्टर्न जो कॉरिडोर था उसको डेवलप किया गया, वेस्टर्न कॉरिडोर जो खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान के जो अंडर डेवलप एरिया से वहाँ से गुजारना था वो डेवलप नहीं हुआ। तो एक डिवीजन्स शुरू से ही एक रही। और चीन के वजीर ने बाकायदा जिक्र किया कि जो 10+ ईयर्स जो सी पैक है कई एरियाज को, लोगों को उन्होंने बेनिफिट किया। बट हमें यह भी पता है कि ऐसी आवाज़ें उठी हैं कि बहुत से जो पाकिस्तान के इलाके हैं दे आर लेफ्ट बिहाइंड और हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को इसका फायदा हो। तो दे अंडरस्टैंड। और झूठ लोगों से बोला जा रहा था, मैं खुद उन चीज़ों को कवर कर रहा था क्योंकि मैं जून 2013 से सी पैक को कवर कर रहा हूँ। जानबूझ के चीज़ों को डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया पाकिस्तानी साइड की तरफ से। इन्होंने ये कहा कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि आपने ईस्टर्न कॉरिडोर को डेवलप करना है, वेस्टर्न को नहीं करना। चाइनीज़ ने सिर्फ इनसे ये कहा था कि हमें सिक्योर पैसेज चाहिए और जब अब किसी जगह पे डेवलपमेंट होती है वहाँ पे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेशन सब कुछ कम होता है। लोगों को तरक्की चाहिए होती है, जब उनको रोजगार मिलता है तो हथियार नहीं उठाते। ये हमें उस वक्त बात समझ नहीं आई। पंजाब को जो पहले डेवलप था और ज़्यादा डेवलप किया गया, पर वो अब एक ओल्ड स्टोरी है। इसमें जो असल इशू है कामरान, जो दूसरी गलती पाकिस्तान से हुई अदर देन दिस डिवीजन्स, कि सीपे को गेम चेंजर कहा गया, पाकिस्तान के लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कहा गया। चाइनीज़ ने उस वक्त पाकिस्तान को एडवाइस किया था कि आप इसको इतनी हाइप ना दें, इसको आप खामोशी से डेवलप करें, लेकिन हमने इसको पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल किया। आज हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर जो भी कहें, जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट। इफ यू हैव गॉन, मेरे ख्याल में वक्त क्योंकि हमारे पास कम भी है, जो सबसे मेन हाईलाइट जो मैंने जिक्र किया कि चीन आमतौर पर पब्लिकली अपने दोस्तों को एम्बैरस नहीं करता, लेकिन चीन के वजीर ने कल पब्लिकली वो लाइव टेलीकास्ट हुआ, बहुत एक आम बात की। सिक्योरिटी के हवाले से हमें पता है कि चीन को बड़े कंसर्न है, लेकिन आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि किसी भी चीन के इतने अहम लीडर ने पब्लिकली सिक्योरिटी के हवाले से अपने जो कंसर्न्स हैं वो रेज किए। तो चीन के वजीर ने एग्जैक्टली क्या कहा, आइए पहले वो सुनते हैं। We need to improve security and the business environment.
Security threats are the main hazards disturbing CPEC cooperation. As people often say, confidence is more precious than gold. In case of Pakistan, the primary factor shaking the confidence of Chinese investors is the security situation. Without security, the business environment cannot really improve, which may in turn undermine the development in the long run. जी, ये सुन रहे थे बात आप चीन के वजीर की और तमाम पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, एहसन इकबाल, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे और इससे ज़्यादा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज मेरा ख्याल है कि चाइनीज़ लीडरशिप की तरफ से नहीं आ सकता। और शहबाज उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने बड़ा क्लियरली अब ये कह दिया। पहले तो हम ये कह रहे थे ना कि प्राइवेटली ऑब्वियसली हमारा जो इंटरेक्शन होता रहता है, प्राइवेटली चाइनीज़ जो डिप्लोमेट्स हैं कंसर्न शो करते रहते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिकली बड़ा क्लियरली उन्होंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है कि अगर पाकिस्तान में सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट इंप्रूव नहीं होगा तो फिर जो CPEC की अगर आप बात करें तो उसको आगे जो बढ़ाना जो है एक बहुत बड़ा आई थिंक चैलेंज बन जाएगा। कामरान, हम हमेशा से बात कह रहे थे, टाइम कम है, दो ही बातें हैं, सिक्योरिटी और जो पाकिस्तान ने पहले मुआहदे किए हुए हैं चाइना के साथ, कमिटमेंट जो है ना, कमिटमेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, नॉट जस्ट कमिटमेंट, सॉवरेन एग्रीमेंट्स है, उनकी इंप्लीमेंटेशन, ये दोनों काम पाकिस्तान कर ले, अपनी नीयत ठीक कर ले, CPEC आपका चल पड़ेगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को अब सीरियस लेना चाहिए इस मैसेज को जो चीन की क़यादत की तरफ से आ रहा है। पहले प्राइवेटली वो कहते थे, अब वो पब्लिकली भी कह रहे हैं। आज भी इस सिलसिले में एक अहम एपेक्स कमेटी है जो नेशनल एक्शन प्लान की, उसका इजलास हुआ, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे और चाइनीज़ जो बाशिंदे हैं उनकी सिक्योरिटी, CPEC की सिक्योरिटी, इन तमाम अमूर के ऊपर बातचीत हुई। तो आई एम श्योर कि पाकिस्तान चीन के इस वजीर के मैसेज को बहुत सीरियस लेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो मैटर करते हैं पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।